नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाते हैं यूपी के बदायूं से आया वो वीडियो जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। बदायूं में मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद अब्दुल हमीद सलीमुल कादरी का देहांत हो गया था और काजी साहब के जनाजे में 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों लोग शामिल थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, इस अंतिम यात्रा में लोग मानो एक दूसरे से सटकर चल रहे थे। कुछ के चेहरों पर मास्क था तो कई के चेहरे बिना मास्क के नजर आए। इस मैयत को देखकर लगा मानो काजी साहब की मैयत में कोरोना के खतरे की संवेदनशीलता की भी मौत हो गई। दूर दूर तक नजर आते सिर्फ इंसान, एक मैयत और हजारों का हुजूम। न सोशल डिस्टेंसिंग न मास्क का एहतियात। एक मैयत के लिए कोरोना से खतरनाक खिलवाड़। इस वीडियो के एक एक हिस्से को गौर से देखते जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि कोरोना नाम की इस महामारी का हमारे समाज पर कितना और कैसे फर्क पड़ रहा है। ये वीडियो बदायूं में एक मुस्लिम धर्मगुरु की मैयत का है। इस वीडियो में किस तरह कोरोना गाइडलाइंस और एहतियात की धज्जियां उड़ाई गई, ये भी आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। लेकिन पहले जरा रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों का एक एक फ्रेम देख लीजिए। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। कादरी साहब की मैयत उनके घर के बाहर गली में क्या निकली, उनको मानने वालों का हुजूम जुटना शुरू हो गया। फिर मैयत आगे बढ़कर एक बड़ी सड़क पर पहुंची, जहां सैकड़ों की तादाद हजारों में तब्दील हो गई। लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोरोना काल है। इस तरह किसी मैयत का हिस्सा बनना कहीं उनकी मैयत का सबब न बन जाए। और तीसरी तस्वीर एक मैदान जैसी जगह की है, जहाँ मातम मनाते मनाते लोगों ने मानो हद पार कर दी। कोरोना में लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कूद कूद कर कादरी साहब की मैयत की एक झलक हासिल करने की मानो होड़ लगी थी। इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा इस तरह हजारों की भीड़ जुटाना कितना घातक है। इस भीड़ में अगर एक संक्रमित हुआ तो कितना संक्रमण फैल सकता है, और अगर मैयत की इस भीड़ से मिला इन्फेक्शन लेकर घर लौटने वाले अपनों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। धर्मगुरु में आस्था वाजिब है, जो गुजर गया उसे याद करना भी इंसानी जज्बात का हिस्सा है। लेकिन कोरोना काल में इस तरह अपनी आस्था या जज्बात जाहिर करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। सवाल सिर्फ इन लोगों पर ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन पर भी है। शहर के अंदर इस तरह लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया। मोहम्मद अब्दुल हमीद सलीमुल कादरी एक जाने माने धर्मगुरु थे। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इनके अनुयायी हैं, और इसी वजह से अपने पीर के देहांत पर लोगों का गमज़दा होना लाजमी था। लेकिन जिस तरह इन लोगों ने अपने जज्बात जाहिर किए, उसे अगर कादरी साहब होते तो शायद वो भी जायज नहीं ठहराते। कोरोना काल में जान से ऐसे खिलवाड़ को लेकर सवाल उठे तो सवालों को बेबुनियाद बहस में भी तब्दील करने की कोशिश हुई। समाज के नुमाइंदों ने कोरोना के एहतियात को तो कबूल किया, लेकिन मातम के नाम पर जिंदगी से मजाक की बातों को इधर उधर करते नजर आए। आप कैसे शामिल हो जाते हैं? योगी जी को नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस भीड़ होनी तो चाहिए, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो शामिल हुए हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि महामारी का दौर है। मैं तो कहती हूँ सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आप इतना बताइए, हाजी मोहम्मद सलीम सिर्फ इतना बताइए, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं जो जनाजे में शामिल हुए हैं? वहाँ के सांसद को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। मासूम बच्चे हैं जो जनाजे में शामिल हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि महामारी का दौर है, उन्हें नहीं पता कि वो खुद के लिए, अपनों के लिए, इस देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं, इन पर कोई कार्रवाई गलत है। देखिए वो तो इनोसेंट है, वो तो जज्बात और जोश में गए। सर ये कौन से जज्बात जो लोगों को एक एक सांस के लिए मोहताज कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। ये पहली बार नहीं है जब इस किस्म के आयोजन कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट बने हों। पहले निजामुद्दीन मरकज में तबलीग जमात का मजमा और फिर कुंभ में हजारों श्रद्धालुओं का जुटना, दोनों ही मौकों पर वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और लोगों के लिए आफत का सबब बन गया। डॉक्टर बार बार आगाह कर रहे हैं कि ऐसे सुपर स्प्रेडर इवेंट सीधे तौर पर कोरोना विस्फोट का सबब बन जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज से 7 दिन बाद बदायूं जाइएगा और फिर 20 दिन बाद बदायूं जाइएगा आज से,
और फिर वहाँ पे मौत में होने वाले आंकड़ों की वृद्धि देखिएगा और कोरोना के नंबर्स को देखिएगा। आपको वो भी चैनल पे दिखाना पड़ेगा जिससे कि लोगों को पता चले कि इस भीड़ का रिजल्ट क्या होता है। साहब से मैं सिर्फ यही दरखास्त करूंगा कि अगर आप दोनों लोग अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे लेते हुए अपने अपने अनुयायियों से ये रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़ करके कि दोबारा ये तरह की भीड़ ना हो। लोग जज्बाती होकर अपने होश खो देते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला भी मातम के नाम पर हुई इस लापरवाही से पल्ला नहीं झाड़ सकता। क्या मजहबी आस्था को छेड़ना अधिकारियों और सिस्टम के बूते की बात नहीं? क्या ये माना जाए सरकार लोगों को महामारी से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाती है और प्रशासन के लेवल तक आते आते ये लॉकडाउन एक मजाक बनकर रह जाता है। ऐसा मजाक जो कोरोना से लड़ने की हर कोशिश को पानी पानी कर देता है। टीम न्यूज़ नेशन। और यकीन मानिए बदायूं में मैयत के मातम में कोरोना को न्योता देते इस उन्मादी भीड़ ने अगर बिहार के बक्सर की ये तस्वीर देखी होती तो यकीन मानिए मैयत में जाना तो दूर की बात, ये अपने कमरे के बाहर तक ना निकलते। बिहार के बक्सर का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। एक नदी के अंदर कई लाशें तैरती मिली। पानी में पड़े पड़े ये शव इतने खराब हो चुके थे कि कई लाशों का तो अंग भंग हो चुका था। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने जब मौत का ये खौफनाक दर्दनाक मंजर देखा तो वो दहशत में आ गए। अब पुलिस और प्रशासन भी दौड़ भाग कर रही है ताकि यह मालूम चल सके कि आखिर शवों के साथ इस हैवानियत का जिम्मेदार कौन है। 1 2 3 4 5 6 गिनते जाइए, आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन बक्सर की इस नदी में पड़ी लाशों की संख्या कम नहीं होती। नदी किनारे खड़े होकर जिस ओर भी नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ पानी में तैरती लाशें नजर आएंगी। पानी में पड़े पड़े किसी लाश का सिर गल चुका है तो किसी के हाथ पांव नहीं बचे हैं। जानवर इन लाशों को नोचते खसोटते भी नजर आ जाएंगे। बक्सर की नदी में तैरती लाशों के इस अंबार को जिसने भी देखा उसका कलेजा मानो मुंह को आ गया। किसी को लाशों के साथ किए गए इस बेदर्द बर्ताव की खबर भी न लगती अगर शवों से उठती दुर्गंध नदी किनारे इलाकों तक न पहुंचती और लोग शोर न मचाते। स्थिति बहुत बिल्कुल ही दयनीय है। इतना दयनीय है कि हम लोग यहाँ पर संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। चौसा शमशान घाट की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे संक्रमित लाशें बहुत 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। अभी कम से कम अभी जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर कभी 30-35 लाशें आ चुकी। कोई जल प्रवाह कर दिया, कोई जला दिया। कितने लाशें हैं सब मिलाकर? सब मिलाकर अरे माने जो पानी में खड़ा है वो कम से 100-150 लाशें हैं। वो कोई जिला प्रशासन सीओ आए बोलते हैं कि देख करके चले गए कि ये सफाई कराओ, 500 रुपया डेली दूंगा मैं। क्या मतलब है? गांव वालों ने नदी में तैरती लाशों का तो पता लगा लिया, लेकिन ये मिस्ट्री कोई नहीं सुलझा पाया कि आखिर ये शव किसके हैं, किसने नदी में शवों को फेंका। क्या ये कोरोना मरीजों के शव हैं? अगर हाँ तो फिर लाशों से यूं निजात पाने की नौबत क्यों आई? अगर वाकई ये कोविड मरीजों के शव हैं तो नदी में शव फेंकने को इंसानियत के साथ सबसे बड़ा गुनाह करार दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह कोरोना मरीजों के शव को खुले में फेंक देने से संक्रमण का खतरा कई 100 गुना बढ़ जाता है। नदी में तैरती इन लावारिस लाशों को लेकर जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग कोरोना के चलते अपनों का दाह संस्कार नहीं कर पाए या उन्हें सुपुर्द खाक नहीं कर पाए, उन्होंने नदी में शव बहा दिए। बक्सर यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बसा जिला है। कुछ स्थानीय लोग ये मान रहे हैं कि ये शव
उत्तर प्रदेश में नदी के अंदर फेंक दिए गए थे और वहीं से ये बहकर बिहार आ गए। कयास ये भी है कि शमशान या कब्रिस्तान वालों की ये करतूत हो सकती है, जिन्होंने शवों के अंतिम संस्कार की जहमत नहीं उठाई और शवों को सड़ने के लिए नदी में फेंक दिया। कयास बहुत हैं, गांव वाले डरे सहमे बैठे हैं तो प्रशासनिक अमला भी खामोश है। हाँ, जब सवाल उठे तो आनन फानन में अधिकारियों ने शवों के दाह संस्कार की जिम्मेदारी जरूर उठा ली। यहाँ आमतौर पर 1-2 लाशें पहले जला करती थी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि कई लोग इस घाट पर ज़्यादा लाशें ले आ रहे हैं। इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। शवों के साथ ये बर्ताव दुनिया की निगाह से छिपा रहता अगर नदी का पानी कम नहीं होता। अगर नदी का बहाव पहले जैसा ही रहता तो शायद शव बहकर न जाने कितने किलोमीटर आगे चले जाते, लेकिन पानी कम होने के चलते शव नदी किनारे उगे सरकंजों और बालू में फंस गए। स्थानीय लोगों ने ये तक दावा किया कि नदी में इससे ज्यादा भी शव हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि पूरी नदी की जांच की जाए। अगर वाकई ऐसा है तो प्रशासन को उन जानवरों की भी जांच करनी चाहिए जो शवों के आसपास नजर आए थे। कोरोना ना भी हो तब भी इस हद तक सड़ चुकी लाशें दूसरे किस्म के संक्रमण का सबब बन सकती हैं। बक्सर जिला में जो है हम लोग को जो है आज जो है करीब 30-35 जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है एसडीओ के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं और एसडीओ साहब जो है वो गंगा के जो अपस्ट्रीम है, जो ऊपर की साइड है, उधर भी जाकर उन्होंने देखा है और वहाँ पाया गया है कि जो है अपस्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही है। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो वहाँ हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लाश जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है। और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो और कोरोना वायरस नाम की ये महामारी चीन से आई है। भले ही WHO ने बीजिंग में बैठी शी जिनपिंग सरकार को क्लीन चिट दे दी हो इस मामले को लेकिन अब तक कुछ हलकों में यही माना जाता है कि कोरोना वायरस वुहान के मीट मार्केट से ही निकला। लेकिन अब कोरोना को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के कुछ अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वेपन है जिस पर चीन के वैज्ञानिक साल 2015 से काम कर रहे थे। यानी चीन जैविक हथियार के जरिए दुनिया को टारगेट करने की फिराक में किस तरह से था, रिपोर्ट आप जरूर देखें। कोरोना बीमारी नहीं, बम है। कोरोना वायरस नहीं, वेपन है। यह है कोरोना वायरस को लेकर वो सनसनीखेज खुलासा जिसे पूरी दुनिया सन्न है। कोरोना को अब तक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट माना जा रहा था जो इंसान के हाथ से निकल गया, लेकिन अब कुछ ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश अखबार दावा कर रहे हैं कि कोरोना दरअसल एक जैविक हथियार है। इन अखबारों ने दावे के साथ ये भी कहा है कि कोरोना जैसे वायरस पर साल 2019 से नहीं बल्कि साल 2015 से ही काम शुरू हो गया था। इन दावों के पीछे दलील दी है अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की कुछ रिपोर्ट्स ने, जिनके मुताबिक चीन के मिलिट्री वैज्ञानिकों ने सार्स कैटेगरी के वायरस को एक पॉसिबल जेनेटिक वेपन मानना शुरू कर दिया। चीन के वैज्ञानिकों का मकसद सार्स वायरस का एक ऐसा वेरिएंट ढूंढ निकालना था जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस पॉसिबिलिटी को PLA के पेपर्स में भी तफसील से लिखा गया है। तो क्या यही है कोरोना का सच? क्या वाकई चीन सालों से बायोलॉजिकल वेपन पर काम कर रहा है? क्या कोविड को सार्स से डेवलप कर दुनिया में तहलका मचाने के लिए इस्तेमाल किया गया? इन्हीं सवालों पर अब बड़े अखबार नई रोशनी डाल रहे हैं,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोविड-19 जैसे जैविक हथियार से चीन आखिर टारगेट क्या करना चाहता था। अगर किसी वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो इसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जिन देशों को ऐसे वेपन से टारगेट किया जाता है उनका मेडिकल सिस्टम बुरी तरह चरमरा जाता है। साथ ही टारगेट मुल्क की आबादी पर न सिर्फ मेडिकल बल्कि मानसिक असर भी पड़ता है। इस किस्म की महामारी के चलते अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं और राजनीतिक अस्थिरता भी फैलती है। यानी बायोलॉजिकल वेपन ऐसा हथियार है जो बिना धमाका किए पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकता है। अगर कोविड-19 का दुनिया पर इम्पैक्ट देखें तो ये सच भी नजर आता है। कोरोना के चलते पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी मुंह के बल गिरी पड़ी हैं। भारत में मेडिकल सिस्टम पर क्या असर हुआ ये आपने देख लिया। जब लोग अस्पताल में बेड तो छोड़िए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी तरस गए। मानसिक तौर पर एक बड़ी आबादी कोरोना के चलते दहशत में है और दुनिया में लोगों के जीने का तरीका बदल गया। यानी जो कुछ एक बायोलॉजिकल वेपन से हो सकता है वो सब कुछ इस दुनिया में कोरोना के चलते हुआ। अगर वाकई बीजिंग सालों से किसी जेनेटिक या बायोलॉजिकल वेपन पर काम कर रहा था और कोरोना इसी एक्सपेरिमेंट से निकला रक्त बीज है तो कम्युनिस्ट ड्रैगन को इस गुनाह के लिए दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। किलर कोरोना से मचे कोहराम के बीच ये वायरस दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। बार बार रूप बदल रहे बहरूपिया कोरोना को रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। WHO के वैज्ञानिकों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नया स्ट्रेन तेजी से कहर बरपा सकता है। इससे जानलेवा वायरस का खतरा बढ़ने की आशंका है। बहरूपिया कोरोना से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। क्या नए स्ट्रेन के आगे फेल हो सकती है वैक्सीन? क्या दिनों दिन खतरनाक बन रहा है नया वेरिएंट? कोरोना का कहर नॉनस्टॉप जारी है। ये वायरस इंसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। हिंदुस्तान में इसके कहर से हाहाकार मचा है। यहाँ वायरस का नया स्ट्रेन काल बनकर टूट रहा है। हिंदुस्तान में बेकाबू कोरोना की वजह नए वेरिएंट को ही माना जा रहा है। इसे रोक पाना आसान नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि ये इतना खतरनाक है कि इसके आगे वैक्सीन भी फेल हो सकती है। जो वैक्सीन है उनका रियल वर्ल्ड डेटा ये कहता है कि वो अधिकतर म्यूटेशंस जो हैं उनके विरुद्ध वो कारगर हैं। जो इन वैक्सीन्स का टारगेट है वो है कि मॉडरेट से सीवियर इन्फेक्शन होने से बचाना, मतलब अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़े मरीजों को या उनकी मृत्यु ना हो, इससे बचाने के लिए हैं। ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन इनका प्राइमरी टारगेट अभी है नहीं कि बिल्कुल इन्फेक्शन हो ही नहीं, मतलब एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी नहीं हो, उसमें भी ये कारगर हैं, पर ये वो इनका प्राइमरी टारगेट या इस वैक्सीनेशन का प्राइमरी टारगेट नहीं है। लेकिन इस बीच WHO ने एक चेतावनी जारी की है और ये आशंका जताई है कि भारत की घनी आबादी में कोरोना के नए स्ट्रेन की ताकत और बढ़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में ये वायरस और ज्यादा कहर बरपा सकता है। WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड विस्फोट के पीछे B.1.6 एक साथ है। म्यूटेशंस के बाद बना कोरोना का ये नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। ये काफी तेजी से फैलता है। ये लगातार रूप भी बदल रहा है। अभी तक इसके 3 रूप सामने आ चुके हैं। जो नया रूप सामने आया है जो पहले के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा घातक है। यही वजह है कि भारत में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की वैज्ञानिक। हालांकि सौम्या का मानना है कि सिर्फ वेरिएंट को मामले बढ़ने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो इसके लिए लापरवाही और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। इस वायरस में एंटीबॉडीज को चकमा देकर संक्रमण फैलाने की क्षमता है, जिसे रिकवर कर चुके मरीज भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बीच ये सामने आया है कि बहरूपीय कोरोना शरीर के कई हिस्सों पर वार कर रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा असर लंग्स पर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में मिल रहा डबल म्यूटेंट वायरस पिछले साल के मुकाबले लंग्स पर ज्यादा अटैक कर रहा है। ये डबल म्यूटेंट वायरस लंग्स के 5 हिस्सों को बुरी तरह डैमेज कर रहा है, जबकि पहली लहर में ये वायरस फेफड़ों के 1-2 हिस्से को ही इफेक्ट कर रहा था। जानकारों के मुताबिक इसी वजह से इस साल कोरोना से मौत के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, जबकि कोरोना की पहली लहर में इसका इतना खतरनाक रूप नहीं दिखा था। देश के कई हिस्से में कोरोना का यह नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है।
तेजी से बढ़ते संक्रमण और मौत के मामले इसकी तस्दीक दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं बंगाल से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ कोरोना संक्रमण भयावह होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबर का टुकट में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे भी हर बड़ी जरूरी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। और अब बात करते हैं हमारे खास शो देश की बहस का, जिसका एजेंडा आप तय करते हैं। और देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा है किसानों का साथ देने आई बेटी के गुनहगार कौन। इसे 85% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। तो थोड़ी ही देर में देखिए आपकी पसंद की बहस, आपके चुने हुए मुद्दे पर बहस, देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ, जिसमें आज बात होगी किसानों का साथ देने आई बेटी के गुनहगार कौन।